हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 4 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारे मोदी जी इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर में आए थे एंड उन्होंने अनाउंस किया था कि फ्रॉम द 3rd of January से जो वैक्सीन है वो फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 दी जाएगी एंड द नेम ऑफ द वैक्सीन इज कोवैक्सीन। क्योंकि सिर्फ अभी कोवैक्सीन को ही परमिशन मिली है, या बोल सकते हैं परमिशन के साथ साथ एक एक नॉड भी मिल गया कि वो वैक्सीन इनोकुलेट हो सकती है टू द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18। ओके, अभी कोविशील्ड एंड अदर वैक्सीन जैसे कि आपके कोविशील्ड है, आपकी स्पुतनिक है, इन सारी वैक्सीन को अभी डीजीसीआई ने परमिशन नहीं दी है। सो वही चीज बताएगी कि रजिस्ट्रेशन तो 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था फ्रॉम द 1st of January से, एंड अराउंड ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम 40 लाख एडोलेसेंट्स ने अपने बॉडी के अंदर फर्स्ट जैब ले लिया है। मतलब 40 लाख बच्चों फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 इन्होंने वैक्सीनेशन फर्स्ट डे लग चुकी है उनको। ओके, एंड अभी कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन देखा जाए तो उसकी सेकंड डोज आफ्टर 28 डेज बाद लगती है। सो वही चीज बताई गई कि 28 डेज बाद सेकंड डोज भी एडमिनिस्टर की जाएगी टू दोज चिल्ड्रंस हु गॉट देयर फर्स्ट डोजेस। मूविंग फर्दर, सो इंडिया में कल अराउंड 33,000 कोविड-19 केसेस निकले हैं, ये चीज बताई गई। ओके, एंड ये देखा जाए तो अभी तक जितने भी टोटल केसेस निकले फ्रॉम द फर्स्ट वेव, जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तब से अराउंड हम बात करें तो 50 लाख से भी ज्यादा लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके हैं एंड टोटल जो डेथ टैली है इंडिया की वो 4,82,000 हो चुकी है। ओके, टोटल डेथ जो है 4,82,000 हो चुकी है। मूविंग फर्दर, so again, important news from our neighboring perspective, from our border nation, from border between the India and China. So what happened कि चाइना ने पैंगोंग लेक पर ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जब हम पैंगोंग लेक की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर ऐसा है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ऐसा है और यहां पर जो है ये आस्काई चेन है जहां पर आपका रशिया अपनी टेरिटरी बनाता है। और पैंगोंग लेक जो है ना वो बूमरैंग शेप में है। बूमरैंग अगर आपने देखा होगा ऐसा होता है बूमरैंग, यूं ऐसा। सो इट्स एन एल शेप, मतलब मिरर एल शेप में होता है, मतलब उल्टा एल कर दो आप, मिरर मिरर इमेज दिखा दो एल की, वैसा है। और अराउंड हम बात करें सो 70% ऑफ द पैंगोंग लेक जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। बस रिमेनिंग जो आपका वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट पैंगोंग लेक का अराउंड 30 to 25% वो इंडियन टेरिटरी उस पर क्लेम करती है। वही चीज बताया गया कि पैंगोंग लेक पैंगोंग लेक जो है उसका सिर्फ 140 to 150 किलोमीटर ही जो है, सॉरी पैंगोंग लेक का सिर्फ 30% ऑफ द टेरिटरी इंडिया क्लेम करती है। लेकिन इस पार्ट पर चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। ओके, और बल्कि देखा जाए तो ये डिस्प्यूटेड है कि किसकी 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 पोजीशन होगी, यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड है पूरा। क्योंकि आस्काई चेन जब डिस्प्यूटेड है तो पैंगोंग लेक पे किसका हक होगा वो भी डिस्प्यूटेड है। सो व्हाट हैपेंड, तो पैंगोंग लेक का जो नॉर्थ है, मतलब हम बात करें तो चाइना वाला साइड जो है वहां से लेकर और जो इंडियन बॉर्डर पे जो चाइना का इंडियन बॉर्डर के पहले ही जो चाइना का पोस्ट है अराउंड 400 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है, 400 किलोमीटर का। तो अगर चाइना की आर्मी, पीएलए आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में क्लैश होता है तो चाइना की आर्मी, पीएलए आर्मी को अराउंड अराउंड बोल सकते हैं कि एक से 24 आवर्स से 36 आवर्स लग जाते हैं उनको वेपन्स को सप्लाई करने में, मशीनरीज को सप्लाई करने में, कि वो इंडियन आर्मी को काउंटर कर सकें। सो इसी के चलते वो ब्रिज बना रहे हैं जिससे डिस्टेंस कम हो जाएगी और जो चीज 36 आवर्स में डिलीवर होती थी टू दी चाइना के नियरेस्ट पोस्ट, चाइना के पोस्ट पर नियरेस्ट टू द इंडियन बॉर्डर, वो अब 12 to 15 आवर्स में डिलीवर हो जाएगी, 12 to 15 आवर्स में वहां पर पहुंच जाएगी। इसी के चलते जो चाइना है वो ब्रिज बना रही है ऑन दी पैंगोंग लेक।
मूविंग फर्दर, आपका एक काम है, आपका काम ये है कि पैंगोंग लेक के बारे में पढ़ना है कि वाई पैंगोंग लेक इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, क्यों है बोन ऑफ कंटेंशन? ऐसा क्या हुआ था 2 साल पहले, 1.5 years पहले, नॉट 2 साल बोल सकते हैं उसको, 1.5 years पहले, कि इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में क्लैश हुआ। मूविंग फर्दर ऑन दी सिटी न्यूज, तो हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी न्यूज को स्किप करेंगे। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी स्टेट न्यूज, लेट्स सी स्टेट न्यूज में से क्या न्यूज है। सो यस, सो एम वेंकैया नायडू, जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है एंड ऑल्सो दी एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो केरला की विजिट पर थे। रीजन मीन, क्योंकि कल 150th डेथ एनिवर्सरी थी टू दी स्पिरिचुअल लीडर, क्रिश्चियन स्पिरिचुअल लीडर। द नेम ऑफ द लीडर इज सेंट कैरेक्लोस एलियास आपका कवारा। तो ये सदर्न नेम है। सो इफ अगर मैं जस्ट आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग द रॉन्ग नेम, ठीक है। सो जस्ट राइट इट डाउन कि इज अ स्पिरिचुअल लीडर, क्रिश्चियन स्पिरिचुअल लीडर, एंड इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है वहां रिफॉर्म्स लाने में, सोशल रिफॉर्म्स लाने में। तो उनकी 150th डेथ एनिवर्सरी थी और वहीं पर एम वेंकैया नायडू गए हुए थे। तो एम वेंकैया नायडू ने सिंपल सी वहां बात बोली कि हेट स्पीच में हम लोग को इंडल्ज नहीं होना है, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, वो सेकुलरिज्म के बेस पे खड़ा हुआ है और हर इंडियंस के ब्लड के अंदर सेकुलरिज्म है। And Indians are very tolerant toward each other religion, बहुत टॉलरेंट है इंडियंस। सो हमें हेट स्पीच में इंडल्ज नहीं होना है, ये चीज उन्होंने बोली। और उसके साथ साथ उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट बोली। उन्होंने ये बोला है कि हर बच्चे को स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इवन इन द प्राइवेट स्कूल्स, उनको हर साल कम से कम 2 to 3 weeks की कम्युनिटी सर्विस देनी चाहिए। अब कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि आप अपने कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हो, सोशल रिफॉर्म्स लाना, उनकी हेल्प करना। कम्युनिटी सर्विस मतलब जैसे कि साफ सफाई रखना, है ना, गरीब लोगों को खाना बनाना, उनको खाना देना, उनको कपड़े देना, उनको नहलाना, उनको पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस हर बच्चे को देनी चाहिए, स्टूडेंट को देनी चाहिए, अराउंड 2 to 3 weeks विद एन ईयर। ये चीज उनका कहना है। और उन्होंने बोला है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स का तो अश्योर करते हैं कि हम लोग ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, बट प्राइवेट एंटिटी शुड ऑल्सो पुश देयर स्टूडेंट्स टू इंडल्ज इन द कम्युनिटी सर्विस। मूविंग फर्दर, सो एमपी के जो लोकल पोल्स थे, अब लोकल पोल्स पे क्या हुआ था कि इशू रेज हो गया था। इशू रेज वैसे हुआ था क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था और उसमें बोला था कि एमपी में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, अदर बैकवर्ड क्लास की सीट्स भी रिजर्व की जाएंगी। अब इस चीज को लेकर बहुत बड़ा इशू रेज हो गया। अब इशू रेज इसी वजह से हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब इशू पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का सिंपल से कहना था कि जब भी आप रिजर्वेशन देते हो तो आपके पास डेटा होना चाहिए। आपको पहले इंक्वायरी करानी चाहिए थी कि लोकल बॉडीज जो आपकी स्टेट में, वहां पर कितनी बैकवर्डनेस है, वो आपने नहीं कराया, है ना। तो यू नीड यू हैव देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंक्वायरी ऑफ एन डेटा बिफोर गिविंग द रिजर्वेशन इन एनी in any criteria, even in the local bodies election। तो उसी चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर बोला भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया कि आप एमपी की कंडीशंस देखिए, डेटा हमारे पास है और ऑलरेडी डेटा है, ये बताता है कि ओबीसी जो है बहुत बैकवर्ड है ना, अदर बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड है ही, और उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और लोकल बॉडीज में ओबीसीज के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव इन दी मध्य प्रदेश, वो बहुत कम है, जिससे ओबीसीज जो है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। इसी के चलते सेंटर ने प्ली फाइल करी थी और उसी प्ली को सुप्रीम कोर्ट हेयर करेगा ऑन 17th of January। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज, व्हाट हैपेंड। सो ये है तो स्टेट की न्यूज, बट ये हमारे स्पेस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड दैट इज अबाउट के इन दिस ईयर ऑफ 2022 इसरो जो है मल्टीपल्स मिशंस भेजने वाला है, जिसमें से पहला जो होगा तो वो तो पहला अनमैन्ड गगनयान मिशन है जो कि ऑर्बिट में होगा। अभी इसी में ये गगनयान तीन मिशंस भेजेगा, 2 अनमैन्ड है और 1 मैन्ड है, जिसमें से 2 मेल होंगे, 1 फीमेल होगा। उन तीनों की ट्रेनिंग चल रही है रशिया में, ठीक है। और इंडिया का ये पहला मैन्ड
आपका मिशन होने वाला है। तो अभी तो पहले पहले दो अनमैन्ड होंगे। अनमैन्ड का मतलब जिसमें कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। जो सैटेलाइट है या जो व्हीकल है वो ऑटो पायलट या रोबोट के थ्रू जाती है, ट्रेवल करती है। ओके। और उसके साथ बहुत सारे मिशन है नाइटम का ना, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, चंद्रयान 3 जाने वाला है आपका। आदित्य एल आई है, आदित्य एल आई जाएगा आपका। IRNSS है, ये जाने वाला है। सो जस्ट राइट इट डाउन। और उसके साथ साथ हाँ, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी इसी साल लॉन्च होगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 दोनों लॉन्च होने वाली है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द एडिटोरियल। सो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है एंड ऑल 3 एडिटोरियल्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर है और स्पेसिफिकली यूएस से रिलेटेड है। यूएस से मतलब वेस्ट से, है ना। वेस्ट अगर हम बोलते हैं तो यूरोप भी आ जाता है उसमें। एंड द सेकंड वन इट्स अबाउट दी के अभी ऑन द न्यू ईयर डे इन दी विलेज ऑफ तमिलनाडु, जहां पर फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री थी, वहां पर आग लग गई, इससे 4 वर्कर्स की डेथ हो गई। तो उससे रिलेटेड है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इट्स अबाउट द एडिंग इन गवर्नेंस। तो ये एनजीओ से रिलेटेड है। तो अभी जो एनजीओ को परमिशन नहीं मिल रही FCRA के रजिस्ट्रेशन का, उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये ऑथर ने एडिटोरियल लिखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मजा आएगा। So first we'll discuss our main editorial that's about the India's rights record, America's blink vision। इसको अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑथर ने यहां जो बात करी है, ऑथर ने यही बोला कि इंडिया में अभी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छी तरीके से लेके चली है। क्यों? इवन दो वो तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने पे लगे हुए हैं, हुए नहीं है लेकिन लगे हुए हैं। और उसके बाद भी यूएस जो है वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। और एक और इंसिडेंट हुआ कि इंडिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम खरीदा फ्रॉम दी रशिया, है ना। अब और अमेरिका में, यूएस में एक एक्ट है काटसा, जो बोलता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। और उसमें बताया गया कि अगर आप कुछ रशिया से स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम्स खरीदते हो तो आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे, ठीक है। और S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम कास्टा के सैंक्शन लिस्ट में आते हैं। और इंडिया ने वही खरीदा। और बताया गया कि टर्की ने भी खरीदा था, और टर्की के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे। और टर्की देखा जाए तो नाटो का पार्ट भी है, लेकिन इंडिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शन नहीं लगाए। तो इससे ये डिपिक्ट होता है कि इंडिया के कितने अच्छे रिलेशंस हैं, या इंडियन गवर्नमेंट कितने अच्छे रिलेशंस बना के रखी है जो बाइडेन से। इवन दो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का खुल के उनका उनका प्रमोशन किया था, ठीक है, उनके लिए कैंपेनिंग करी थी, खुल के करी थी। उसके बाद भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है। तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है हमारी, इंडियन गवर्नमेंट, अभी वो यूएस के साथ कितने अच्छे रिलेशन बना के चल रही है कि उसने यूएस के अगेंस्ट काम कर लिया, लेकिन तब भी यूएस ने उनके अगेंस्ट स्टेप नहीं लिया। और इसके रिटेलिएशन में जो एक आपके वो भी है मिनिस्टर भी, उन्होंने ये बोला था कि देखो इंडिया से ज्यादा और अदर नेशन से अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इकलौते इंसान थे। बाकी अदर जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला था कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्सरीज, अगर हमें एशिया के अंदर अपनी जगह बनानी है तो उस चीज को लेकर बताया गया। देन फिर ऑथर ने बताया कि देखो, जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ हमने कुछ बातें करी, हमने सिर्फ बताया कि इंडिया के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, बट यूएस ने बहुत सारी चीजें इग्नोर कर रखी हैं इंडिया की। जैसे कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कंट्री की रिपोर्ट आई ऑन द ह्यूमन राइट प्रैक्टिस को लेकर, उसमें बताया गया कि इंडिया के अंदर फ्रॉम द लास्ट मार्च सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इशू अराइज हुए हैं इंडिया के अंदर। जैसे कि जुडिशियल किलिंग हुई, टॉर्चर हुआ, आर्बिट्री अरेस्ट हुआ, डिटेंशन, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अनजस्टिफाइड हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, सेंसरशिप, ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट, ये सारी चीजें हुई। और इंडिया को बहुत पुअरली रेट किया गया आपकी यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस ने, जिस फ्रीडम हाउस ने उसको टर्म दिया था इंडिया को कि इंडिया इज अ पार्शली फ्री कंट्री। और स्वीडन की जो एक और इंस्टीट्यूट है, वीडैम इंस्टीट्यूट, उसने बोल दिया था कि इंडिया में जो अभी गवर्नमेंट चल रही है वो इंडिया में जो टाइप ऑफ जो फंक्शनिंग हो रही है ना, वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी पर है। मतलब जो गवर्नमेंट बाय एन इलेक्शन
अभी रूल कर रही है, वो ऑटोक्रेसी दिखा रही है। ऑटोक्रेसी का मतलब कि ऑटो मतलब सिंगल पर्सन सिर्फ अपना ही रूल दिखा रही है। अगर आप बीजेपी के साथ हो तो आप हो, नहीं अगर बीजेपी के अगेंस्ट में हो तो आप एंटी नेशनल हो। तो वही चीज बताया गया, स्वीडन ने भी ये चीज बोली। फिर उसके बाद एक साल पहले भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को 142nd रैंक मिली, जो कि अच्छा ये लिख लेना, कभी पूछते जाता है कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो इट्स बीन पब्लिश बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इंडिया को रैंक कितनी मिली? 142। और यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में भी बोला गया कि फॉर द सक्सेसिव ईयर्स इंडिया में इंडिया में जो माइनॉरिटी रीजन के लोग हैं, स्पेशली मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन, उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा। और आपको इंडिया को सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया से भी नीचे रैंक दी गई इन दी ओपन डोर्स वर्ल्ड वॉच लिस्ट में। ओपन डोर वर्ल्ड वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि आप कितने टॉलरेंट हो अदर रिलीजन को लेकर, और आप कितना एक्सेप्ट करते हो अदर रिलीजन, मतलब जो माइनॉरिटी रिलीजन को कितना एक्सेप्ट करते हो। तो बताया गया कि सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया कंडीशन ज्यादा अच्छी है फ्रॉम इंडिया, ये चीज बताएगी। तो उसके बावजूद भी इंडिया के साथ रिलेशंस कितने अच्छे हो रखे हैं यूएस के, यूएस ने कितना इग्नोर कर रखा है। अब उस चीज को लेकर ऑथर ने सिंपल सा एक पॉइंट बताया। उन्होंने बोला कि इसका सिर्फ एक ही चीज है कि यूएस ने जानबूझ के इग्नोर किया और लोगों की नजरों में भी नहीं आया, वो है बिकॉज ऑफ द मीडिया। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो ऑथर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि डिप्लोमेसी डज नॉट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड, नॉट डज द ग्लोबल मीडिया। जब डिप्लोमेसी जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स पे नहीं चलती, तो फिर आपका ग्लोबल मीडिया है वो कैसे चल सकता है, ये चीज बताया गया। उन्होंने बोला कि देखो हम बात करें, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। उन्होंने बोला कि देखो इंडिया में हर 25 मिनट में हर कोई ना कोई इंडियन वुमेन सुसाइड कमिट करती है, ये डेटा है। और इन दी इंडोनेशिया जावा आइलैंड पर 48% की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दी आपका वॉल्केनो इरप्शन की वजह से। फिलीपींस में टाइफून आया और 208 लोगों की डेथ हो गई, लेकिन इन सबको वर्ल्ड मीडिया ने नहीं दिखाया। और क्या दिखाना स्टार्ट कर दिया कि अमेरिका में टाइफून आए और 7 लोगों की डेथ हुई है, ये दिखाया। और बल्कि जहां पर ह्यूमन राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, जहां पर वॉल्केनिक करप्शन हुआ, जहां पर ज्यादा नेचुरल डिजास्टर से लोगों की डेथ हुई, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगी इंटरनेशनल मीडिया को। और ऐसा नहीं है, पहले इन द पास्ट टाइम्स जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब है जैसे कि इंडिया होगी, मलेशिया होगी, इंडोनेशिया होगी, नाइजीरिया होगी, उन्होंने राइवल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश करी, लेकिन बिकॉज ऑफ द आपका इंग्लिश, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द इंग्लिश एंड बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर बाय द वेस्टर्न मीडिया। अब सॉफ्ट पावर कैसे? म्यूजिक, वहां की फिल्म्स, ठीक है। तो ये सारी सॉफ्ट पावर का यूज करते हुए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने जो मीडिया बनाई वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इवन उन्होंने 24 आवर्स न्यूज चैनल बनाए, लेकिन तब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, दो रीजन की वजह से। एक तो उनके पास सॉफ्ट पावर थी म्यूजिक की, फिल्म्स की, कल्चर की, और दूसरी उनका मीडियम जो था वो इंग्लिश था, जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड है। यही चीज बताएगी। फिर ऑथर ने यही बोला कि वर्ल्ड न्यूज है ना, वो सिर्फ कुछ वेस्टर्न कैपिटल्स के हाथ में ही बन के रह गई। मतलब जो चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है तो वो वर्ल्ड न्यूज हो जाती है। लेकिन अगर जैसे कि सूडान को उन्होंने बताया कि सूडान में अभी पावर जो है वो चेंज होने की बात हो रही है, लेकिन सूडान की उनको न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, तो इसी वजह से वर्ल्ड न्यूज नहीं बन पा रही। फिर आगे उन्होंने बोला कि देखा जाए तो यूएस जो है ना, वो एक तरीके से कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स देता है और ऐसे स्टेप्स लेता है जो कि हिपोक्रेटिक है। उन्होंने खुद बोला कि जब G7 कंट्रीज ने रशिया को बाहर निकाला, अब किस बेस पे बाहर निकाला कि भैया जो रशिया रशिया देखा जाए तो रशिया बाहर इस वजह से निकाला क्योंकि यूक्रेन में जो क्रीमिया है उस पे वो अपनी टेरिटरी अपना क्लेम कर रहा है, जो कि रियलिटी में है नहीं। ऐसा G7 नेशंस का कहना है। लेकिन G7 नेशंस ने ये नहीं देखा कि रशिया के जाने से कितना इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, बहुत सारी नेशंस, यूके, यूएस, उन दोनों ने मान लिया कि हम लोग वेस्टर्न विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन दी चाइना। क्यों? क्योंकि भैया वो लोग इग्रो मुस्लिम्स के अगेंस्ट एट्रोसिटीज कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन दी फीफा वर्ल्ड कप दैट्स हैपनिंग इन कतर, जो कि देखा जाए वो तो पूरा एब्सोल्यूट मोनार्क है। वहां पर कोई भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, वहां पर वर्कर्स के राइट्स नेग्लिजिबल है, वहां पर होमोसेक्सुअलिटी जो है वो इलीगल है, तो आप वहां क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो?
तो ये चीज ऑथर का कहना है। ओके, देन उन्होंने फिर यही बताया कि सैंक्शंस लगाना एक कंट्री दूसरे कंट्री पर लगा सकती है, लेकिन उस सैंक्शन की वजह से अदर कंट्री के साथ रिलेशंस खराब नहीं होते। लेकिन यूएस जो है वो अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज की उनको पिनलाइज करने के लिए सैंक्शंस लगा देती है, और उसके साथ साथ और भी जो नेशंस हैं वो डर जाते हैं उस कंट्री के साथ ट्रेड करने में जिसके ऊपर यूएस सैंक्शंस लगाए, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि यूएस उनके ऊपर सैंक्शन लगा देगा बिकॉज ऑफ दैट। फिर ऑथर का यही कहना है कि खुद हम जब यूएस के अंदर की बात करें ना, तो यूएस हमेशा बोलता रहता है कि भाई इंडिया में ह्यूमन राइट्स ब्रीच होते हैं, इंडिया में ये सारी चीजें होती हैं, इवन दो रिलेशन खराब नहीं हुए उससे। लेकिन यूएस की हम बात करें तो यूएस में 13% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर कंप्राइजेस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। और एक साल के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें बताया गया कि विद इन 12 मंथ्स 37 अफ्रीकन अमेरिकन की डेथ हुई है पर मिलियन बाय द पुलिस। ठीक है, और वहीं जब हम व्हाइट मैन की बात करते हैं तो वो सिर्फ 15 पर मिलियन है, सिर्फ 15 लोगों की डेथ हुई है पर मिलियन इन इन दीज 12 मंथ्स। और वहीं अफ्रीकन अमेरिकन 37 हो गई पर मिलियन इन अ 1 ईयर। और बल्कि इन रियलिटी ओनली 13% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये चीज बताएगी कि कैसे जो यूएस है वो खुद अपनी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स ब्रीच होते रहते हैं, लेकिन उनको पब्लिसाइज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उन, 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 उस कंट्री ने वर्ल्ड मीडिया को अपने कंट्रोल में रख रखा है। वेस्ट नेशंस ने, सिर्फ कुछ वेस्ट नेशंस ने वर्ल्ड मीडिया को कंट्रोल में रख रखा हुआ है। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया समिट फॉर डेमोक्रेसी को लेकर। उन्होंने यही बोला कि समिट फॉर डेमोक्रेसी में ऐसे लोग पार्टिसिपेट थे जिनका कोई भी डेमोक्रेसी से मतलब नहीं था, ऐसे ऐसे लोग नेशंस आए थे। तो उसे ये बोला गया, तो उन्होंने फिर उसको आंसर करने के लिए जो बैठा ने ये बोला कि देखो, उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि नॉट एवरी डेमोक्रेसी इज लिबरल एंड नॉट एवरी लिबरल इज डेमोक्रेटिक नेशन। तो ये चीज बताएगी, जो कि सही भी स्टेटमेंट है। जब हम क्यूबा के पर्सपेक्टिव देखते हैं तो क्यूबा इज वेरी लिबरल नेशन, वहां के लोग बहुत लिबरल है, बट दैट नॉट अ डेमोक्रेटिक नेशन। ओके, और वहीं अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं, जैसे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, बट इंडिया इज नॉट दैट लिबरल एज कंपेरिजन टू द क्यूबा। सो ये चीज लिखी गई, सो रीड इट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, मजा आएगा। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द सेफ्टी एट ऑल कॉस्ट। सो इस न्यूज में, इस एडिटोरियल में ऑथर का सिंपल सा कहना है कि ऑन द न्यू ईयर ईव तमिलनाडु के एक विलेज में जो कि हब है फायर क्रैकर्स का, वहां पर आग लग गई, और जब आग लगने से 4 लोगों की डेथ हो गई। तो जिससे यह पता लगा कि इस इंडस्ट्रीज में, इन टाइप ऑफ फायर क्रैकर्स इंडस्ट्रीज में सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो सही तरीके से इन्फोर्स नहीं कराए जाते। उस चीज को लेकर ऑथर ने यहां पर एडिटोरियल लिखा है। उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि देखो, ऐसा नहीं है कि फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। इंप्रूवमेंट आया। इंप्रूवमेंट ऐसे आया कि हमने चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया फ्रॉम दी हजारस एक्टिविटी से। लेकिन अभी हमें और काम करना है इन इंडस्ट्रीज में, और हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को एप्लीकेबल कराना है इन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में। और एप्लीकेबल तो करवाने उसके साथ साथ हमें उनके ऊपर मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी कि वो उन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज बताएगी। फिर ऑथर ने यही बोला नेक्स्ट में कि अभी जो रिसेंटली ब्लास्ट हुआ, तो उस ब्लास्ट में एक्सीडेंट तो टर्म दे दिया कि भाई एक्सीडेंट हुआ, बट इस एक्सीडेंट के पीछे नेग्लिजेंस भी है। और नेग्लिजेंस किसका है? स्टेट का है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है, जिनका काम था उन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट कराना इंडस्ट्रीज के अंदर, बट वो करा नहीं पाया। उनकी फेलियर की वजह से एक्सीडेंट हुआ। सो वी कैन नॉट से दिस इज एन एक्सीडेंट, बट कैन बी टर्म्ड एज एक्सीडेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट इन रियलिटी इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज एन नेग्लिजेंस। ओके, फिर ऑथर का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने, नॉट सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी ने, नेशनल ग्रिड ट्राइब्यूनल ने एक पैनल भी बनाई थी फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दिस फायर वर्कर्स इंडस्ट्री। एंड उस पैनल को हेड किया था आपके फॉर्मर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जज जस्टिस के काना ने। और के काना की पैनल ने 2 रिकमेंडेशन दी तो 3 रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने बोला था कि जो एक्ट है, जो इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करता है, एक्सप्लोजिव एक्ट, उस चीज में अमेंडमेंट लाना चाहिए और ज्यादा पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट बनाना है पनिशमेंट को। और दूसरी चीज उन्होंने इसमें यह बोली कि सिर्फ इन फैक्ट्रीज में वही लोग काम कर सके जो सर्टिफाइड हो, जो सर्टिफाइड हो फॉर द ऑपरेशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, फिलिंग ऑफ केमिकल्स में, वही लोग काम करें। तीसरी चीज उन्होंने ये बोली थी कि
एट द स्टेट, एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेवल, दोनों गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्री जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल को एनफोर्स करा रही है अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपने जहां पर उसका इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द एडिंग इन गवर्नेंस. सो इस चीज में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बोली है उन्होंने. अच्छा, एक दो चीजें याद रखना. सबसे पहली बात तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 याद रखना. तो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 135 है, इट सिंपली सेज कि अगर कोई कंपनी जिसका प्रॉफिट एक बियॉन्ड के बाद निकल जाता है, एक बियॉन्ड सर्टेन बियॉन्ड बना रखा है, एक सर्टेन बियॉन्ड है, तो उसका नेट प्रॉफिट का 2% विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी टैक्सेस उनको सीएसआर करना पड़ेगा. सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब कॉर्पोरेट ने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो उसका कुछ परसेंटेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोशल कम्युनिटी सर्विस की तरफ, कम्युनिटी सर्विस के लिए जाएगा. अब जैसे कि आप ओल्ड एज होम में आप पैसा डोनेट कर दो, आप स्कूल बना दो, फ्री एजुकेशन देना स्टार्ट कर दो, आप गरीब लोगों को खाना देना स्टार्ट करो, गरीब लोगों को कपड़ा देना स्टार्ट करो, गरीब लोगों को घर बना के दो. तो दिस टाइप ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है. और बताया गया बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन, जो नॉन स्टेट परफॉर्मर्स हैं या हम बोल सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके बीच में अच्छे रिलेशंस बन गए. क्यों? क्योंकि देखो, कंपनी जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है उसको तो सीएसआर करना ही करना है क्योंकि लॉ है, तो वो सीएसआर कर रही है. लेकिन उसको तो नहीं पता कि भाई कहां जरूरत है, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कहां से करते हैं? एनजीओ से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, है ना. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्हीं चीजों में वो काम करते हैं और एनजीओ को पैसा दे देते हैं, तो एनजीओ को फंडिंग भी मिल जाती है और कंपनीज की तरफ से, कॉर्पोरेट की तरफ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है. तो दोनों काम हो जाते हैं एक साथ साथ. तो वही चीज बताई गई कि अगर साइनर्जी हो गवर्नमेंट, एनजीओज एंड कॉर्पोरेट्स के बीच में, तो इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड तरीके से होगा. ये पूरे टूर में यही बताने की कोशिश करी है. तो अभी ऑथर ने सिंपल सा टारगेट किया कि गवर्नमेंट जो है साइनर्जी के अगेंस्ट कैसे जा रही है, मतलब कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कैसे जा रही है. उन्होंने अभी रिसेंटली जो एफसीआरए के अंडर परमिशन देना बंद कर दिया, उसको लेकर उन्होंने सबसे पहले काउंटर किया. उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन सब पे काम नहीं करना चाहती. क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बोलता है कि हम लोग ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी ज्यादा काम लेना नहीं चाहती. क्योंकि अगर दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज उन्होंने काम ले लिया तो उनको डर रहता है, एक फियर रहता है कि अगर हम ये फेल हो गए तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा. हर ब्यूरोक्रेट को यही लगता है. लेकिन एनजीओ जो होते हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स जो होते हैं, वो इन सब में काम करते हैं क्योंकि वो इन सब में उनके पास डेटा होता है और उनको ग्राउंड लेवल सिचुएशन पता होती है. तो वही चीज बताई गई कि जब तक गवर्नमेंट, एनजीओज और कॉर्पोरेट्स के बीच में कॉर्पोरेशन नहीं होगा, जिसको हम साइनर्जी बोल सकते हैं, तब तक इंडिया में डेवलपमेंट उतने रैपिड तरीके से नहीं हो सकता. ये चीज बताई गई. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल यूज. सो व्हाट हैपन? सो सेंटर जो है वो बोल रहा है टू दी सुप्रीम कोर्ट, और आज बोलेगा कि आप ईडब्ल्यूएस के क्वेश्चन को लेकर जो प्ली फाइल हुई थी उसकी जल्दी से आप केस को लिस्ट डाउन कर दो एंड उस पर जल्दी से आप क्लैरिटी दे दो. और आज शायद केस लिस्ट डाउन कर देगा सुप्रीम कोर्ट ऑन दी एडवाइस, या हम बोल सकते हैं ऑन दी रिकमेंडेशन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि देखा जाए तो अभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस इशू. मूविंग फर्दर, सो जो लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट हुआ था, फाइनली उस केस में चार्जशीट फाइल हो गई और आशीष मिश्रा, और जो कि सन है टू द यूनियन स्टेट होम मिनिस्टर, उनका यही कहना है. उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई. आशीष मिश्रा और 13 अदर लोग हैं. मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉन्स्पिरेसी एंड अदर चार्जेस भी इंपोज किए गए. मूविंग फर्दर, अच्छा एक चीज याद रखना कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ना, वो आया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन द ईयर 2019, जिसमें 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी. ओके, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज. सो इट्स अबाउट कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, तो वो एक इवेंट अटेंड कर रहे थे और इस इवेंट के अंदर उन्होंने 12 लाख सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बच्चों को 253 करोड़ रुपीस तक के कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए फॉर दी ऑनलाइन एजुकेशन. और उसमें उन्होंने यही बोला कि एडुटेक कंपनीज को लेकर हम लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे हमें न्यूज मिली है और ऐसे हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों को लोन में दबाया जा रहा है. उनको पहले बताया जाता है कि भाई हम फ्री में कोर्स दे रहे हैं, उसके बाद फिर बोला जाता है कि अगर आप ये कोर्स ले लोगे तो
आपको अच्छी प्रिपरेशन होगी। अ, और बच्चों को जब पैसा नहीं होता तो बोलते हैं कि आप लोन ले लो, बाद में आप लोन चुका देना, फिर वो लोन पे इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। तो ऐसे एडुटेक कंपनी जो है वो बेसिकली पैसा कमा रही है। तो इस चीज को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि हम लोग पॉलिसी फ्रेम करेंगे फॉर दी एडुटेक कंपनीज के रेगुलेशन को लेकर। एंड जो मेन फोकस है वो इस चीज को लेकर रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और जो वर्नेबल सेक्शन है मतलब स्टूडेंट्स है उनका उनका बेसिकली उनका वो डिसएडवांटेज स्टेज पे ना रहे, एंड कोई भी कंपनी मोनोपोली क्रिएट ना कर दे अपनी मार्केट में। ओके, सो इस चीज को लेकर एक्सप्लॉइटेशन मोनोपोली को लेकर हम लोग मेन फोकस रखेंगे और पॉलिसी फ्रेम करेंगे ऑन द एडुटेक रेगुलेशन को लेकर। जैसे एडुटेक रेगुलेशन, एडुटेक कंपनीज जो होती हैं, बायजूस हो गई, अन अकेडमी हो गई। मूविंग फर्दर, सो दिनेश माहेश्वरी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो ही वॉज द चीफ गेस्ट इन दी आपका इन दी आपका आपका बेसिकली बोल सकते हैं कि जो सीबीआई के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी उन ट्रेनीज की जब आपकी उनकी सेरेमनी जो थी, सेरेमनी मतलब इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी, जब वो उनकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो सेरेमनी एक होती है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर सेरेमनी। तो वो सेरेमनी अटेंड करी और वो चीफ गेस्ट से उन्होंने सिंपल सी बात उन्होंने यही बोला है कि जितने भी सीबीआई के सुप्रीम सब इंस्पेक्टर बने हैं उनके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और इंटीग्रिटी के साथ साथ उनके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि वो ट्रुथ को बाहर निकाले, सच्चाई को बाहर निकाले। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज में हम बात करें तो कल अराउंड 33,000 केसेस देखने को मिले कोविड 19 के इन अ सिंगल डे। सो अभी देखा जाए तो फ्रॉम दी मंथ ऑफ सितंबर अभी ये हाईएस्ट रैंक देखने को मिली है, और बताया गया कि महाराष्ट्र ने लीड किया है, अराउंड 12,000 केसेस देखने को मिले, नए इन्फेक्शन देखने को मिले। वहीं सिर्फ मुंबई ने 12,000 में से 8,000 केसेस सिर्फ मुंबई में निकले हैं। वहीं दिल्ली में 4100 केस निकले हैं कोविड 19 के। मूविंग फर्दर, सो अच्छा ये हुआ क्या, ये एक इंसिडेंट हुआ था 2016 में। एक लेडी थी सोनिया जो कि फ्रॉम केरला, क्रिश्चियन, फ्रॉम बिलोंग टू दी क्रिश्चियन रिलीजन। वो आपकी चली गई अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए, मतलब इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करना चाहती थी। अफगानिस्तान गई या सीरिया गई, लेकिन उस समय अफगानिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट थी। तो उस वुमेन को उन्होंने अरेस्ट किया और जेल के अंदर डाल दिया, और उस वुमेन का एक बच्ची भी है। जब जेल के अंदर डाला तो जेल के अंदर रही वो, और जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया काबुल को, जब कैप्चर किया था तो उस जेल को तोड़ दिया था, और तोड़ने से जितने भी जो प्रिजनर्स थे, जिन जो बेसिकली तालिबान जो तालिबानीज थे या इस्लामिक स्टेट से बिलोंग करते थे, वो सारे रिलीज हो गए। लेकिन अभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि उस वुमेन को अभी भी बंदी बना के रखा गया है इन दी अफगानिस्तान। तो एक जो उसके फादर है, उसके फादर ने पिटिशन फाइल करी है कि उसकी डॉटर, उसकी ग्रैंड डॉटर को रिपेडिएट किया जाए फ्रॉम दी अफगानिस्तान, मतलब उसको कॉल बैक कर दिया। उसको बेसिकली रिपेडिएट का मतलब होता है कि कॉल बैक टू देयर ओन कंट्री, वापस से अपनी कंट्री बुला लिया जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से बोलती रहती थी कि भाई हमारे पास हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं है, तालिबान रेजिम आ गई। लेकिन वही जो एडवोकेट है जो इस फादर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उससे ये पता लग रहा है कि इंडिया और तालिबान के रिलेशंस अच्छे हैं, दिख भी अच्छे रहे हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले और जो लेडी है और उसकी जो डॉटर है उसको वापस बुलाया जाए इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जो चार्जेस लगे हुए हैं उनको, उसको बेसिकली उनको उसको ट्राई करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज एन इशू अबाउट के जो 31 मेंबर्स की पैनल बनी on the issue of marriageable age of women, on increasing the marriageable age of for girl from 18 years to 18 years to 21 years। उसमें सिर्फ एक ही आपकी विमेन है, वो है सुष्मिता देव फ्रॉम दी तृणमूल कांग्रेस। उसी चीज को लेकर जो बहुत सारे विमेन एमपीज हैं इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा, अराउंड अगर हम बात करें तो 81 एमपीज हैं इन दी लोकसभा जो कि विमेन है, एंड 29 एमपीज इन दी राज्यसभा आर विमेन। तो बताया गया कि इतनी विमेन एमपीज होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही वुमेन को इंक्लूड किया पैनल के अंदर, जो कि 31 मेंबर्स पैनल की बनी हुई है। और यही बताया गया कि कैसे अभी भी मेंस विमेन्स के राइट्स को लेकर लॉ बना रहे हैं, मेंस डिसाइड करेंगे। मूविंग फर्दर, सो अगर हम बात करें तो कसीम सुलेमानी जो कि ईरान के बहुत बड़े आपके आर्मी पर्सनल थे, आर्मी ऑफिसर थे, और उनकी एक साल पहले ड्रोन से उनकी डेथ हो गई थी जो कि यूएस ने लॉन्च किए थे। उस समय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उनकी एनिवर्सरी थी।
तो उसी चीज़ को लेकर उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ लोग, एंड प्रोटेस्ट भी किया गया कई जगह, अटैक्स भी हुए। तो वही चीज़ बताई गई कि जो जो करंट में प्रेसिडेंट है राइसी, तो राइसी का यही कहना है कि ट्रम्प जो है, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था फॉर दी अटैक ऑन कसीम सुलेमानी, उनको प्रोसिक्यूट कर देना चाहिए और डेथ उनको दे देनी चाहिए, उनको मार देना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो जो वर्ल्ड पावर है, 5 बिगेस्ट वर्ल्ड पावर इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर, चाइना, रशिया, यूके, यूएस एंड फ्रांस, उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया है कि अंडर द एनपीटी, नॉन प्लोरिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, मतलब हम लोग न्यूक्लियर वेपन जो है किसी कंट्री को सप्लाई नहीं करेंगे, जो कि 1970 में साइन हुई थी ये ट्रीटी। उसी चीज को लेकर बताया गया कि 5 नेशंस ने अश्योर किया है बिफोर दी एनपीटी मीटिंग कि हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड नहीं करेंगे, उस प्रेडिशन को हम रोकेंगे, जिससे जिससे जो टेररिज्म है वो प्रमोट ना हो। ऑन द बिजनेस न्यूज अगेन, सो पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है, उनका यही कहना है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर अभी तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, अराउंड $37.3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, अभी तक का हाईएस्ट है इंडिया के, इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में। ठीक है, तो यही चीज बताएगी, तो दिखा कि एक्सपोर्ट में अराउंड 37% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो जब पूछा कि भाई इतना ग्रोथ कैसे, तो उन्होंने यही बोला कि भाई यूएस, सॉरी, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा बहुत पुश कर रही है एक्सपोर्ट को, इस चीज के चलते। मूविंग फॉरदर, सो एक रेटिंग एजेंसी है, डेटा कलेक्टिंग एजेंसी हम बोल सकते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसने रिपोर्ट निकाली कि दिसंबर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.9% हो गया है। ओके, जो कि नवंबर में 7% था, वही अब 7.9% हो जाएगा। 4 मंथ हाई पर है अनएम्प्लॉयमेंट, और ये बताया गया बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये जो जॉबलेस परसेंटेज है वो बढ़ा है। मूविंग फर्दर, स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।